नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की परीक्षावाड़ी की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ किया है परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को कवर करना, तो वो हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले जो ये वीडियो हमारा होगा शायद 14वां नंबर का वीडियो होगा। इससे पहले लगभग 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो कि सभी वीडियो में जो फैक्ट हैं वो प्रश्नोत्तर के रूप में दिए गए हैं, क्योंकि इस पुस्तक में लगभग काफ़ी 100 से कम पेजेस में इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, वन लाइनर दी गई हैं, जिसको आप प्रश्नोत्तर के रूप में कह सकते हैं, चीज़ें दी गई हैं। तो उसको अभी हम लोग कवर कर रहे हैं कि शायद 10 वीडियो या 8 वीडियो या 7 वीडियो और लग जाए वन लाइनर चीज़ों को कवर करने में। उसके बाद जो सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे चलकर। तो बने रहिए हमारे इस श्रृंखला में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना यह वीडियो। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हम लोगों का, वो कह रहा है कि यदि संयंत्र लगाए जाएँ, यदि जो विद्युत संयंत्र हैं उनको लगाया जाए उत्तराखंड राज्य में, तो जल विद्युत का उत्पादन कितना हो जाएगा? जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है 40,000 मेगावाट। तो 40,000 मेगावाट और जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है यदि पूरी तरह से जितने संयंत्र लगाए जा सकते हैं उतने संयंत्र लगा दिए जाएं तो 40,000 मेगावाट का उत्पादन हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना देहरादून में है। ये कह रहा है कि देहरादून और मसूरी जो है, देहरादून और मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास, कहाँ पर है ये? भट्टा गांव के पास 1904 ईस्वी से मई 1909 ईस्वी के बीच निर्मित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये है। यहाँ पे 3.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो क्या इसका जो नाम है वो हम कह सकते हैं कि ग्लोगी जल विद्युत परियोजना हम इसको कह सकते हैं। तो यदि आपसे पूछ रहा है कि राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना क्या है। वो राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, जो कि देहरादून और मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के पास स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य के गठन के समय राज्य में कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी, तो 1115 मेगावाट। 1115 मेगावाट राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी जब राज्य का गठन हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तरांचल अलग हुआ था, तो उस समय की बात हो रही है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कि जो वर्तमान में राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है स्वयं द्वारा, जो वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा जो स्थापित है। मतलब कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाएं क्या स्थापित की गई होंगी, तो उनकी बात नहीं हो रही है, राज्य द्वारा। अब कहीं तो ऐसे राज्य होंगे जिसमें कि विदेशों से निवेश प्राप्त हुआ होगा उस विद्युत परियोजना को निर्माण करने में, विद्युत परियोजना को स्थापित करने में। तो उन सब को छोड़ करके बात हो रही है कि राज्य सरकार मतलब प्रदेश सरकार ने स्वयं द्वारा जितना विद्युत जो क्या किया है, जो परियोजनाएं स्थापित की हैं, तो उस स्थापित परियोजना से कितना विद्युत का उत्पादन हो सकता है, उसका उत्पादन क्षमता कितना है, वही पूछ रहा है। यानी कि वर्तमान में राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो 14,144.52 मेगावाट लगभग है, आप कह सकते हैं। यानी 14,000 नहीं है ये, 1,444 क्या है, 1,444.52 मेगावाट। 1,444.52 मेगावाट क्या है, इसकी क्षमता है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो अब राज्य में केंद्र सरकार, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में उनको छोड़ दीजिए। मतलब कि जो परियोजनाएं राज्य सरकार ने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्थापित की हैं, उन परियोजनाओं को हटा दीजिए, बस उन परियोजनाओं को जोड़िए जिसने जो परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में स्थापित की गई हों।
केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं की क्षमता कितना है? तो 1109.54 मेगावाट इसकी क्षमता है। राज्य में निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ना तो केंद्र सरकार की बात हो रही है, ना तो राज्य सरकार की। उत्तराखंड में जो प्राइवेट लोगों द्वारा विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, उनकी क्षमता कितनी है, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1872.92 मेगावाट उनकी उत्पादन क्षमता है। तो इसे प्रश्न देखिए इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं कि राज्य में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की जो उत्पादन क्षमता है, उससे अधिक उत्पादन क्षमता राज्य में प्रदेश सरकार की स्वयं द्वारा स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं की है। तो सही बात है, क्योंकि इसका 1109 है और इसका 1414 है। तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से क्या करके तुलना करके प्रश्न बनाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो आप इसको क्या करिए, संज्ञान में रखे रहिए। अगले प्रश्न की बात करें, मतलब अगले पॉइंट की बात करें, तो वर्तमान में प्रदेश में कुल 492 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं संचालित व 2275 मेगावाट की परियोजनाएं क्या है, निर्माणाधीन है। तो कुल मिला के 2275 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं जो हैं उनका अभी निर्माण किया जा रहा है, और 4092 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो वर्तमान में संचालित हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो लखवाड़, किसाऊ, बवला, नंदप्रयाग, लंगाशु, सुरिनगाड द्वितीय, काली गंगा प्रथम, औसी गंगा प्रथम और द्वितीय, सुवारीगाड द्वितीय, पिलंगाड, उसके बाद उरमग, मधेश्वर, काल्दीगाड, सेला, उर्थिंग आदि जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। तो अगर बात करें निर्माणाधीन परियोजनाओं की, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे परियोजनाएं दी गई हैं विभिन्न प्रकार की, तो वो परियोजनाएं क्या हैं, अभी निर्माणाधीन है, उनका निर्माण हो रहा है। तो अगर आपसे अगर ये पूछ ले कि जो सुरिनगाड द्वितीय परियोजना क्या है, किससे संबंधित है, सुरिनगाड द्वितीय परियोजना किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे तो किससे संबंधित है, आपको बताना है जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है। विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है ये सुरिनगाड द्वितीय। या काली गंगा प्रथम अगर पूछे, जैसे पूछ ले कि काली गंगा प्रथम किससे संबंधित है, काली गंगा प्रथम किससे संबंधित है, तो आपको बताना है जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है, ये निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद अस्सी गंगा प्रथम उसी तरह से अस्सी गंगा द्वितीय। उसके बाद सुवारीगाड द्वितीय भी है, उसके बाद पिलंगाड है, उसके बाद है उर्गम, उसके बाद है मधेश्वर, उसके बाद काल्दीगाड, शेला, उर्थिंग आदि ये विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा ये क्या है, लखवाड़ है, किसाऊ है, बावला है, नंदप्रयाग लंगासू है। ये सभी परियोजनाएं जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये क्या है, निर्माणाधीन है। तो अगर आपसे ये पूछ ले, अगर पूछ सकता है कि उत्तराखंड में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं इनमें से कौन कौन है, या फिर इनमें से कौन नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं जैसे अभी बताया गया कि ये सुरिनगाड द्वितीय किससे संबंधित है, तो आपको बताना है जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है। इसके अलावा और जो बात करें तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये परियोजनाएं क्या है, निर्माणाधीन है। इसके बाद बात करें तो प्रदेश में जो DPR अनुमोदित या स्वीकृति प्राप्त जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो 7597 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रखती हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रदेश में केंद्र, अन्य राज्यों व निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को लाभ कितना हो रहा है, तो 12% बिजली और रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क और रोजगार एवं अन्य लाभ, इससे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कहना क्या चाहता ये कह रहा है, ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो प्रदेश है, उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इसके अलावा अन्य राज्यों द्वारा भी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं।
इसके अलावा अगर बात कर लें तो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी जल विद्युत परियोजनाएं क्या हैं, स्थापित हैं वहाँ पे उत्तराखंड राज्य में। फिर से कि उत्तराखंड राज्य जो है उसमें केंद्र सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं। इसके अलावा अन्य राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, किसी भी राज्य की बात करें तो अगर इनमें से किसी राज्य ने उत्तराखंड में अपना जल विद्युत परियोजना स्थापित कर रखा है तो उसकी बात हो रही है। तो दोनों की बात कर लें या फिर प्राइवेट जल विद्युत परियोजनाएं जो स्थापित है उत्तराखंड में, तो उन सभी परियोजनाओं से उत्तराखंड को क्या फ़ायदा हो रहा है ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है कि उससे क्या हो रहा है कि 12% बिजली रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिल रही है। निःशुल्क 12% बिजली मिल रही है उत्तराखंड को। इसके बाद रोजगार एवं अन्य लाभ, जैसे कि अगर उत्तराखंड राज्य में विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं तो क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु क्या कर रहा है, उत्तराखंड राज्य में अपनी जल विद्युत परियोजना स्थापित कर रहा है, तो तमिलनाडु से वो क्या वर्कर लेकर नहीं आएगा, काम करने वाले लोगों को तमिलनाडु से लेकर नहीं आएगा, वो लगाएगा उत्तराखंड के लोकल लोगों को ही। तो इसलिए रोजगार भी यहाँ पे क्या है, उनसे लाभ है, रोजगार के लिए भी और अन्य लाभ भी उससे हैं। वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना क्या है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस समय क्या है कि तबीयत में थोड़ा गड़बड़ी है और सर्दी जुकाम जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो बीच बीच में ये वाली आवाज़ शायद सुनने को मिलती जाए, आपको फुर की आवाज़ मिलती जाए, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन तक शायद 2-4 वीडियो तक ऐसा मिलता जाए, क्योंकि सर्दी जुकाम रेनो वायरस की वजह से होता है और रेनो वायरस का जो आयु होता है, जो उसका एज होता है, वो 5 से 7 दिन के लगभग होता है। तो अभी 2 दिन हो गया है, 4-5 3-4 दिन और शायद ये फुर की आवाज़ सुनाई दे, तो इसको आप मैनेज करते रहिए। तो अगला पॉइंट क्या है कि वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है। ये 2400 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आपको बताना है टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वर्तमान में। तो अगर आपसे पूछे कि टिहरी जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है, तो आपको बताना है 2400 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। बात करें टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस समय शुरू किया गया है 1978 में, उस समय उत्तराखंड या उत्तरांचल जो था वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया था। कब? 1978 में शुरू किया गया था। केंद्र ने टिहरी डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन किया। कब? 1989 में इसका गठन किया गया। THDC का लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्निर्वासित करके प्रोफेसर जेम्स ब्रून की डिज़ाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का चौथा एवं एशिया का सबसे ऊंचा मिट्टी और पत्थरों से निर्मित अर्थात काफर बांध है। यहाँ निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग किलोमीटर है। 1000 मेगावाट की इसकी पहली चरण चालू हुई। कब? 2006 में इसकी पहली चरण चालू हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध की पहली चरण कितने मेगावाट से स्टार्ट की गई है, तो आपको बताना है 1000 मेगावाट से स्टार्ट की गई थी। तो कब प्रारंभ की गई थी? 2006 में। इसके अलावा बात कर लें टिहरी बांध के बारे में, तो 1 लाख लोगों को पुनर्निर्वासित करके ये बताया गया है। 1 लाख लोगों को यहाँ से हटा के, जिन क्षेत्रों में अगल बगल के क्षेत्रों से 1 लाख लोगों को हटा करके। तो अब अगर आपसे पूछे कि जो टिहरी बांध है वो किसके डिज़ाइन पर बना हुआ है, किनके, तो जो जेम्स ब्रून है, जेम्स ब्रून के डिज़ाइन पर, जेम्स ब्रून द्वारा बनाए गए डिज़ाइन पर आधारित है टिहरी डैम। टिहरी डैम इनके डिज़ाइन पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि उत्तराखंड में बना टिहरी डैम जो है वो किसके द्वारा बनाए गए डिज़ाइन पर आधारित है, तो आपको बताना है जेम्स ब्रून के डिज़ाइन पर बना है ये टिहरी डैम। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। अगर आपसे पूछे कि टिहरी डैम, अगर आपसे पूछे कि विश्व का
चौथा सबसे ऊंचा डैम कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में। या विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो आपको बताना है टिहरी डैम। अगर एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे ऊंचा जो बांध है, जो डैम है, वो टिहरी डैम है। एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है उत्तराखंड में। ये मिट्टी और पत्थरों से निर्मित अर्थात काफर बांध है। इसके अलावा यह निर्मित कृत्रिम झील का क्षेत्रफल कितना है, यह 42 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। 1000 मेगावाट की इसकी पहली चरण चालू हुई थी 2006 में। आगे बात करें तो राज्य में अधिक ऊंचाई वाले निर्मित या निर्माणाधीन बांध कौन कौन से हैं, तो टिहरी बांध क्या है, ये भागीरथी पर 260 मीटर का है। ठीक, तो टिहरी बांध पे बना है। कुल मिला के टिहरी बांध पे ये भागीरथी पर है, भागीरथी में है। तो किस बांध पे है और किस जिले में या किस क्षेत्र में है, इस चीज़ को देखना है। उसके बाद कुमाऊं बांध है। कुमाऊं बांध टोंस नदी पर बना हुआ है। कुमाऊं बांध टोंस नदी पे बना हुआ है। उसके बाद लखवाड़ बांध है। लखवाड़ बांध ये यमुना नदी पर बना हुआ है। उसके बाद जमरानी बांध है। जमरानी बांध गौला नदी पे बना हुआ है। कालागढ़ बांध की बात करें तो ये पश्चिमी रामगंगा नदी पर बना हुआ है। आदि ये क्या है, यहाँ की अधिक ऊंचाई वाले निर्माणाधीन या तो फिर निर्मित हो चुके बांध, इनकी ऊंचाई अधिक है। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम का क्या है, तो स्वामी राम तीर्थ सागर। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्वामी राम तीर्थ सागर इसका आधिकारिक नाम है। तो अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि स्वामी राम तीर्थ सागर के बारे में अगर पूछ रहा है, तो आप क्या करिए कि कन्फ्यूज़न में मत जाइएगा, समझ जाइएगा कि टिहरी बांध के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, टिहरी बांध के बारे में। तो अगर स्वामी राम तीर्थ सागर के बारे में पूछे तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें नहीं पता है, क्योंकि आपको टिहरी डैम के बारे में पता है, इसलिए स्वामी राम तीर्थ सागर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। एक तो टिहरी डैम इसका नाम है आमतौर पे चलता फिरता, और आधिकारिक नाम जो इसका है, ऑफिशियली जो नाम है, स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी डैम का अस्थाई नाम क्या है, सुमन सागर। इसका स्थानीय नाम, मतलब स्थानीय नाम, अगल बगल के लोग इसको क्या कहते हैं, तो स्थानीय नाम सुमन सागर है। तो अगर आपसे पूछे कि टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है, तो सुमन सागर आपको बताना है। इसके अलावा राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध, राज्य के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध, तो सर्वाधिक जल संग्रहण किन किन बांधों में है, उसके बारे में बात हो रही है। क्षमता के घटते क्रम में बात होगी। तो सर्वाधिक क्षमता वाला क्या है, ये कोठार बांध है। उसके बाद टिहरी बांध है। उसके बाद किसो, फिर कालागढ़, उसके बाद लखवाड़ आदि जो बांध है वो अधिक क्षमता वाले, अधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध है। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है, तो वो ये पंचेश्वर परियोजना है। ये काली नदी पे बनेगा। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका जो निर्माण, जो उत्पादन क्षमता होगा 5040 मेगावाट का होगा। 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार अति सूक्ष्म यानी कि 0 से 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है। पंचायतों द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। उपरोक्त नीति के अनुसार लघु यानी कि 2 से 25 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है स्थानीय निजी क्षेत्रों की भागीदारी से। तो ये कुल मिला के दोनों पॉइंट में ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 2015 अधिसूचना नीति, जो अधिसूचित ऊर्जा नीति जो लाई गई 2015 में, इसके अनुसार कहा जा रहा है कि जो अति सूक्ष्मतम यानी कि जिसकी क्षमता 0 से 2 मेगावाट हो, जिसकी उत्पादन क्षमता 0 से 2 मेगावाट सिर्फ हो, वो जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है। पंचायतों द्वारा उसका निर्माण किया जा सकता है। किसका, जिस जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 0 से लेकर 2 मेगावाट हो। उसके अलावा इसी नीति में, जो 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति बनाई गई, इसी नीति में बताया गया कि जो लघु जल विद्युत परियोजना है, यानी कि 2 से लेकर 25 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता होगी, जिस जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 2 से लेकर के 25 मेगावाट तक की होगी, उन परियोजनाओं का विकास स्थानीय निजी क्षेत्रों की भागीदारी से हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य में पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकृत ग्राम, तो राज्य में पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकृत ग्राम मतलब कि विद्युत
जिन जिन गाँवों को मिल गया है उनकी संख्या बताई जा रही है, तो 15,745 इनकी संख्या है। तो इन डाटाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम, तो उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से कितने गांवों को विद्युत प्राप्त किया गया है? 263 गांवों को इससे विद्युत प्राप्त किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु 2014 से चलाई जा रही है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई जा रही है, किस लिए? गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए। अगर आपसे ये पूछ ले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस लिए चलाई जा रही है, तो आपको बताना है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा ये पूछ ले कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब से स्टार्ट की गई है, कब से चलाई जा रही है, तो आपको बताना है 2014 से। प्रत्येक घर या परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मार्च 2018 से चलाई जा रही है क्या? सौभाग्य योजना। तो योजनाओं को आप क्या करिए, अपने जहन में बैठा के रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं निश्चित रूप से। तो योजनाओं को आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि घर घर में या प्रत्येक परिवार में ये विद्युत कनेक्शन देने से संबंधित है। ये जो सौभाग्य योजना है, ये प्रत्येक घर में या प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन देने से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सौभाग्य योजना चलाई कब से जा रही है, तो आपको बताना है 2018 से ये योजना चलाई जा रही है। अब बात करेंगे अपारंपरिक ऊर्जा की। अपारंपरिक ऊर्जा, तो नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की गई कब? मार्च 2023 में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो 29 जनवरी सन 2008 को इसकी घोषणा की गई थी। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण पर, तो उरेडा यानी कि उरेडा पर इसका क्या है, जिम्मेदारी है किसकी? राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी उरेडा पर है। उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है देहरादून में। देहरादून में उरेडा का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं किसके द्वारा? उरेडा द्वारा, जिसका मुख्यालय अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर है, देहरादून में। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? मार्च 2023 में, अभी देख लिया हम लोगों ने। संशोधित नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित है कितना? 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट इनके लिए आरक्षित है। आगे बात कर लो तो प्रदेश में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है कब? 8 अक्टूबर 2020 से ये मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कितने मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं? तो 575.33 मेगावाट। राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? ऊधम सिंह नगर में। तो अगर आपसे पूछे राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आपको बताना है ऊधम सिंह नगर में। तो राज्य का पहला या प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है ऊधम सिंह नगर में। आगे बात करें तो राज्य में पाइप लाइन नीडल एवं अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति जारी की गई कब? 2018 में। राज्य में पीरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में 2022 तक स्थापित किए जा चुके थे। छोटे छोटे कुल 7 संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार पीरूल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। आगे बात करें तो निजी क्षेत्र के 3 यानी कि लक्सर, इकबालपुर और डिब्बरहेड़ी यानी कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से किया जा रहा है क्या? विद्युत उत्पादन। गन्ना की खोई से, जैसे गन्ना से रस निकाल लिया गया तो जो उसका खोइया बचेगा, तो उस खोइया से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो ये निजी क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र कौन कौन से? लक्सर, इकबालपुर और लिब्बरहेड़ी। लक्सर, इकबालपुर और लिब्बरहेड़ी, ये 3 निजी संस्थान हैं, निजी क्षेत्र हैं। इनके द्वारा गन्ना की खोइया यानी कि खोई,
गन्ना के खुइया से क्या किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ पर है, टिहरी में अभी प्रस्तावित है, बनाई जानी है इसको। अगले पॉइंट की बात करें तो जो हमारा अगला पॉइंट है, राज्य में जियोथर्मल यानी कि गर्म जल स्रोतों से राज्य में जियोथर्मल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल कौन कौन सा है, ये तपोवन है, ये गंगनानी है और दादरा आदि हैं। तो इनको सर्वेक्षण के अधीन रखा गया है। यहाँ पे सर्वेक्षण किया जा रहा है कि ये क्या जियोथर्मल विद्युत परियोजना क्या किया जाए, यहाँ पे लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, तो इनका किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगले पॉइंट की बात करें तो अंग्रेजों के पहले से संचालित व केंद्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट या पनचक्की या वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास और स्थापना की जिम्मेदारी क्या है, उरेडा की है। तो उरेडा की जिम्मेदारी इसकी बनती है। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य गठन से पहले तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी ये मनी ऑर्डरी प्रकार की इनकी क्या थी, अर्थव्यवस्था थी। कृषि की बात कर लें, बागवानी की बात कर लें, पशुपालन की बात कर लें, वन की बात कर लें, खनन की बात कर लें, विनिर्माण की बात कर लें, निर्माण की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, पर्यटन और सेवा क्षेत्र की बात कर लें, तो ये क्या है, राज्य अर्थव्यवस्था के आधार हैं। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था जो है, इनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था किन चीज़ों पर आधारित है, तो आपको बताना है कृषि पर आधारित है, बागवानी पर, पशुपालन पर, जंगलों वनों पर, खनन पर, विनिर्माण पर, निर्माण पर, व्यापार पर, पर्यटन पर, सेवा क्षेत्र जैसे होटल और रेस्टोरेंट आदि, क्योंकि पर्यटन के लोग जैसे घूमने टहलने लोग जाते हैं वहाँ पे, तो होटल वगैरह का बिजनेस जो है जोरों शोरों से वहाँ पे चलता है। तो अर्थव्यवस्था के ये आधार हैं। आगे बात करें तो केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, 2 मई 2001 को और 1 अप्रैल 2001 से लागू, ठीक है, 2 मई 2001 को दर्जा दिया गया, 1 अप्रैल 2001 से ये लागू था। अगले पॉइंट की बात करें तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह 11वां हिमालयी राज्य है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को लाभ क्या होता है, तो केंद्रीय सहायता का 90% राशि अनुदान के रूप में तथा शेष ऋण के रूप में क्या होता है, इनको प्राप्त होता है। सामान्यतः राज्यों को केवल 70% राशि अनुदान के रूप में दिया जाता है, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है जो राज्य, तो उनके 90% का अनुदान दिया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 17 संवहनी विकास लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु 2018-19 में तैयार किया गया है क्या, विजन 2030 स्टार्ट किया गया है। पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का क्या नाम है, तो इनका नाम है ग्रीन बोनस नाम है। तो कुल मिला के ये क्या रहा है कि पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु, आर्थिक क्षतिपूर्ति जो है, जो राज्य द्वारा आर्थिक क्षति उठाए जा रहे हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले जो केंद्रीय अनुदान का नाम है, उसका नाम है ग्रीन बोनस। क्या नाम है, ग्रीन बोनस नाम है उसका। राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल अपनाया गया, कब, 2012 से अपनाया गया। राज्य का प्रथम बजट अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया था। राज्य निर्माण से वर्ष 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई है, लगभग 56 गुना वृद्धि हुई है कर राजस्व में।
राज्य में वैट लागू किया गया कब? 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। ये ऐसा लागू करने वाला 52वां मतलब 22वां राज्य है, 22वां राज्य था। राज्य में वस्तु व सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू कब है? 1 जुलाई 2021 की अर्धरात्रि से ये लागू है। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई है कब से? 20 अप्रैल 2018 से लागू की गई है। राज्य में सकल कर राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका है? व्यापार व वैट कर का, व्यापार और वैट कर का लगभग 65% इसकी भागीदारी है। राज्य आय के सबसे बड़े कर मद क्रमशः घटते क्रम में कौन कौन से हैं? जीएसटी यानी कि या बिक्री कर, इसके बाद आबकारी है, स्टाम्प व निबंधन शुल्क, ऊर्जा पर कर, वाहनों पर कर व खनन आदि। तो ये क्या है? राज्य के सबसे बड़े कर मद है, राज्य के सबसे बड़े क्रम मद है घटते क्रम में। ये क्या है? घटते क्रम में। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक जो राज्य के आय का स्रोत है कर के रूप में, ये जो है जीएसटी या बिक्री कर है, उसके बाद आबकारी है, उसके बाद स्टाम्प व निबंधन शुल्क है, उसके बाद ऊर्जा पर लगाया जाने वाला कर है, उसके बाद वाहनों पर कर और खनन है। इससे ये इस प्रकार से राज्य आय के सबसे बड़े कर मद हैं, ये क्रमशः घटते क्रम में। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है? ये देखिए गया कैसे लिखा है, गए पता ही नहीं चल रहा है कि ग पे ये है कि यहाँ पे ये है। तो राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है? तो विद्युत जल परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग पर कर। तो विद्युत जल परियोजनाओं द्वारा जो विद्युत जल परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं क्या जल का उपयोग करेंगी तभी जल विद्युत बनाएंगी, तो उनके द्वारा जो जल का प्रयोग किया जाएगा तो उन पर किस प्रकार से टैक्स या कर लगाया जाए, तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। तो राज्य में अभी हाल ही में किस नए कर हेतु विधि का निर्माण किया गया है? तो विधि का निर्माण किया गया है विद्युत परियोजनाओं द्वारा जल उपयोग पर कर। प्रचलित भावों पर राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान क्या है? क्षेत्रवार योगदान मतलब प्रचलित भावों पर राज्य अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान क्या है? तो ये जो डाटा है 2021-22 का है, ठीक है। तो अब बात कर लें प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, ऐसे देख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए चीज़ आते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये खेती करना हो गया, किसानी करना हो गया, फसल उत्पादन करना हो गया, बागवानी वगैरह हो गया। ये क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। कृषि से संबंधित क्या जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र हैं। द्वितीय क्षेत्र किससे? उत्पादन से संबंधित है, निर्माण विनिर्माण से संबंधित है द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा से संबंधित है। जैसे आप अगर लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग में चयनित हो जाते हैं, डीएम एसडीएम बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो वो क्या आपको कहा जाएगा कि आप सेवा क्षेत्र में हैं। आप कहाँ हैं? सेवा क्षेत्र में। इसके बाद अगर रेस्टोरेंट की बात करें, वो रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह जो सेवा क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा बात कर लें तो जो बैंकिंग है, जो बीमा वगैरह है, ये सब जो आते हैं वो किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से तीनों क्षेत्र हैं। तो ये कह रहा है कि प्रचलित भावों पर राज्य का अर्थव्यवस्था जो है, राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लें, यानी कि कृषि वगैरह की बात कर लें और उससे संबंधित सारी चीज़ें, तो लगभग 13.42% क्या है इसका योगदान था। कब? 2011-12 में, जबकि 2021-22 में क्या हो गया? 11.28% हो गया, यानी कि 2% लगभग घट गया। जहाँ 13 था वहाँ 11 हो गया, यानी कि 2% घट गया। तो आपसे कह सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र की बात कर लें तो उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था में योगदान के रूप में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है
वो 2011-12 की अपेक्षा 2021-22 में घट गया। तो ये लाइन सही हो जाएगा। अगर दे देगा कि बढ़ गया तो गलत हो जाएगा। इस डाटा को भी याद कर लीजिएगा, डाटा भी महत्वपूर्ण है। अगर डाटा को याद कर लेते हैं तो फिर इस तरह से अगर वो क्या कर ले, तुलना करके अगर प्रश्न पूछ ले तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि डाटा जो है वो आपके पास रखा हुआ है, सुरक्षित है। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र की बात कर ले तो द्वितीय क्षेत्र में 2011-12 की बात करें लो तो इसमें जो द्वितीय क्षेत्र की का योगदान था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वो 47.65% था। 47.65% था। इसके बाद 2021-22 में क्या हो गया, 41.89%, यानी कि ये भी घट गया। तो द्वितीय क्षेत्र की जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है 2011-12 से लगा करके 2021-22 के बीच में घटा है। ये तो याद रखना ही रखना है। साथ ही डाटा को भी याद रखना है कि 2011-12 में 47.65% था, जबकि 2021-22 में 41.89% हो गया। वहीं तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र का 2011-12 में जो योगदान था वो था 32.07%, और 2021-22 में हो गया 38.56%, यानी कि ये बढ़ गया। तो तृतीय क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि 2011-12 से लगा करके 2021-22 के बीच में इसका योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बढ़ा है, ना कि घटा है। तो ये तुलना करके इस प्रकार से कि प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उससे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। और ये भी आप कह सकते हैं कि अगर जैसे इसे यहाँ से क्या कि कई प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जो तृतीय क्षेत्र पर ध्यान दीजिए आप, तो इसका योगदान भले घटा है लेकिन कितना है, 41% है। कितना है, भले घटा है लेकिन 41% है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो आपको बताना है द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। सबसे कम योगदान की बात कर लें तो आप कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं की जाती है। कृषि से संबंधित है, मछली उत्पादन तो किया नहीं जाएगा क्योंकि समुद्र से सटा हुआ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एवरेज में होगा। तो जैसे कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो तटवर्ती राज्य होते हैं, वहाँ पे मछली उत्पादन बढ़ चढ़ के होता है, बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन जो लैंड लॉर्ड होते हैं, लैंड लॉक्ड होते हैं, लैंड लॉर्ड नहीं, लैंड लॉक्ड होते हैं, मतलब स्थल अवरुद्ध होते हैं। इसका मतलब कि जिनका सीमा किसी भी तरह से पानी से यानी कि समुद्र से ना सटा हुआ हो, तो ऐसे राज्यों में मछली उत्पादन उनकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो जैसे मछली उत्पादन, पशुपालन की बात कर लें तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे कम है। ये पूछ सकता है आपसे, तो आप बता देंगे कि हाँ कम है, सही बात है, सबसे कम है। सबसे अधिक किसका है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान घटा हुआ है और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या है, बढ़ा हुआ है। आगे की पॉइंट्स की बात करें तो ये कहता है कि स्थिर भावों पर आ जाओ भाई, स्थिर भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो स्थिर भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और वार्षिक वृद्धि दर। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, ये है। वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे नहीं दिया गया है, आप देखिए वार्षिक वृद्धि दर इतना प्रतिशत है। तो अब जो प्रतिशत वाला है उस पर क्या करिए, गौर करिएगा। प्रतिशत वाले पे गौर करिएगा, इतना भारी भरकम डाटा मत याद करिएगा। बस देख लीजिएगा कि ये क्या है, 16 है, ये 18 है, तो यानी कि 16 वाला कम है और 16 वाला अधिक हो सकता है। 16 वाला अधिक हो सकता है एक सिचुएशन जब होगा कि 16 वाले में अंकों की संख्या ज़्यादा हो, मतलब संख्याओं की संख्या ज़्यादा हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं इसमें, और इसमें 9 हो जाएं और नीचे वाले में 8 ही रहें, तो भले यहाँ पे 18 रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अधिक ये भी रहेगा। तो कभी ऐसे मत देख लीजिएगा अचानक से, संख्याओं को गिनिए मत और अचानक से इसको देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में 16 है, यहाँ पे 18 है, तो ये वाला क्या होगा,
ये इससे ऊंचा होगा, अधिक होगा। हो सकता है आगे चल के यहाँ पे एक और अंक जोड़ा हो, मान लीजिए 0 जोड़ दीजिए, तब तो ये बड़ा हो जाएगा। भले 18 है, मतलब कि इसमें सॉरी इसमें 0 जोड़ दीजिए तो ये बड़ा हो जाएगा, भले ये 16 है। तो ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या ये सब नहीं देखना है, ये वाला चीज़ नहीं देखना है, हल्का फुल्का दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन ज़्यादा, कब ज़्यादा है कब कम है। तो अब इसको आप जो प्रतिशत में है उसको हल्का फुल्का दिमाग में रखिएगा। स्थिर भाव पर राज्य, ये गायब हो गया, फिर आ गया, फिर स्थिर भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और वार्षिक वृद्धि दर। तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 9.83 सकल घरेलू उत्पाद और वार्षिक वृद्धि दर। स्थिर भाव पे बात हो रही है, किस पर? स्थिर भाव पे, याद रखिएगा स्थिर भाव की बात हो रही है, चालू भाव नहीं, स्थिर भाव। तो 2011-12 में क्या था, इसका जो वार्षिक वृद्धि दर रही वो 9.83% रही है। 2016-17 में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 7.90% रही है। 2017-18 में जो इसकी वार्षिक वृद्धि दर, सॉरी ये क्या हो गया, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, फिर से देखिए। जो 2011-12 है इसका डाटा यहाँ पे खाली है, नहीं दिया गया है। 2016-17 की बात करें तो 2016-17 में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 9.83% वार्षिक वृद्धि दर रही है। 2017-18 की बात कर लें तो यहाँ पे 7.90% वार्षिक वृद्धि दर रही है। 2018-19 की बात करें तो यहाँ पे 2.83% वार्षिक वृद्धि दर रही है। 2019-20 की बात कर लें तो 2019-20 में क्या हुआ, 0.5 से, देख लीजिए कितना कम हो गया। 2020-21 की बात कर लें तो माइनस में हो गया। तो इस समय क्या है, कोरोना वगैरह चल रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कम हो रही है। 2021-22 की बात कर लें तो थोड़ा सा सुधार हुआ, तो फिर 6 पे आ गया, 6.13%। अगला पॉइंट जो है, स्थिर भाव पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से हैं 2017-18 के अनुसार? हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। क्या है? हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। अब क्या स्थिर भाव पे हम लोगों ने देखा था, ये प्रचलित भाव पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिशत वगैरह नहीं दिया गया है, उसको छोड़ दीजिए, इतना बड़ा बड़ा डाटा कौन याद करता है, तो हम लोग भी नहीं याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के, इसको भी छोड़ेंगे नीचे वाला, लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाला मत छोड़िए, इसको देख लीजिए कि प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम सकल घरेलू उत्पादन वाले जिले। तो सबसे सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पादन वाला जो जिला है वो हरिद्वार है, और सबसे कम सकल घरेलू उत्पादन वाला जो जिला है वो रुद्रप्रयाग है। किस पर? प्रचलित भावों पर, प्रचलित भावों पर। तो प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल घरेलू उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? वो हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग। तो ये राज्य निवल घरेलू उत्पादन के आधार पर प्रचलित भावों पर राज्य प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय ये इतना इतना, ऐसे 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 ख़त्म कर दीजिए, इसको ख़त्म है, ये स्किप कर दीजिए। आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो हरिद्वार है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो रुद्रप्रयाग है। बात कर ले राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है अगर बात करें तो 38.39% जनसंख्या वहाँ की कार्यशील जनसंख्या है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या की संख्या प्रतिशत कितना है? 38.39% इसकी प्रतिशत है। तो एक बार और देख लीजिए कि राज्य की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो है वो 38.39% है। योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात कितना था? तो समग्र निर्धनता अनुपात था 3.2.7%, 3.2.7%। यानी कि अगर बात कर लें निर्धन कितने थे तो 29.70 लाख निर्धन पाए गए। अगले पॉइंट की बात कर लें तो योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य में ग्रामीण और नगरीय समग्र निर्धनता अनुपात कितना है? तो ग्रामीण नगरीय
और समग्र निर्धनता अनुपात। तो ग्रामीण निर्धनता अनुपात कितना है? 11.62%। नगरीय निर्धनता 10.48% और समग्र निर्धनता अनुपात की बात कर लें तो 11.26% है। तो योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य में ग्रामीण, नगरीय और समग्र निर्धनता का अनुपात बताना है। तो बताया जा रहा है कि ग्रामीण निर्धनता का अनुपात 2011-12 में 11.62% था। उसके अलावा बताया जा रहा है कि नगरीय जो क्या है निर्धनता है 2011-12 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में निर्धनता अनुपात कितना था? तो 10.48%। इसके अलावा समग्र निर्धनता की बात करें 2011-12 में तो 11.26%। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में राज्य के ग्रामीण, नगरीय और समग्र निर्धनतों की संख्या लाख में क्रमशः, तो ये संख्या देख लीजिए 8 लाख, ये 3 लाख, ये 11 लाख, ये देख लीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा है वो योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में ग्रामीण, नगरीय और समग्र निर्धनता के अनुपात क्या है? तो योजना आयोग के अनुसार 2011 में संपूर्ण देश की बात हो रही है, तो संपूर्ण देश में जो ग्रामीण निर्धनता अनुपात है वो 25.70% है और वहीं संपूर्ण देश में जो नगरीय निर्धनता अनुपात है वो 13.70% है। वहीं समग्र निर्धनता अनुपात की बात कर लें पूरे देश में तो 21.92% है। तो इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए कि योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में संपूर्ण देश में ग्रामीण, नगरीय और समग्र निर्धनता अनुपात क्या है क्रमशः, तो आपको बताना है जो ग्रामीण निर्धनता अनुपात है वो 25.70% है और जो नगरीय निर्धनता अनुपात है वो 13.70% है और जो समग्र निर्धनता अनुपात है वो 21.92% है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि नगरीय निर्धनता अनुपात की अपेक्षा समग्र निर्धनता अनुपात अधिक है, तो ये पॉइंट सही होगा। अगर लिख देगा कि नगरीय निर्धनता अनुपात की अपेक्षा समग्र निर्धनता अनुपात जो है वो क्या है? कम है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक है। जहाँ कि 13% नगरीय निर्धनता अनुपात है वहीं समग्र निर्धनता अनुपात 21.92% है। तो क्या है? ये अधिक ही है। तो इस प्रकार से तुलना करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 21 मार्च सन 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। ये क्या बात हो रही है? राज्य योजना, जो नीति आयोग के बदले में जो योजना आयोग बना है वो केंद्र सरकार की क्या है? संस्था है, केंद्र सरकार है उसमें। लेकिन राज्य योजना आयोग का बात किया जा रहा है, तो राज्य योजना आयोग उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य योजना आयोग है इसका गठन 21 मार्च सन 2001 को किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछे कि राज्य योजना आयोग यानी उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको बताना है 21 मार्च सन 2001 को इसकी स्थापना या इसका गठन किया गया था। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछे कि राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। वहीं बात कर लें तो जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इस राज्य योजना आयोग का ये पदेन अध्यक्ष पूछ रहा है, देख लीजिए, पदेन अध्यक्ष नहीं, पदेन अध्यक्ष ही होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब, जैसे पदेन का अर्थ होता है कि आप क्या है कि जैसे पदेन का अर्थ ये होता है कि आप उसी के लिए नहीं हैं, आप उसी के लिए नहीं हैं, आप बने किसी और काम के लिए हैं, लेकिन उसमें भी कार्यरत हैं, जैसे मुख्यमंत्री क्या है कि योजना आयोग के लिए ही थोड़ी नहीं चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री किसी और कार्य के लिए चुना जाता है, लेकिन ये इसमें भी अध्यक्ष मतलब इसमें भी योगदान करते हैं, योजना आयोग में भी। तो ये पदेन अध्यक्ष हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का मतलब पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। वो राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वो राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते, उपराष्ट्रपति के रूप में होते हैं। तो नाम कुछ और होता है, कार्य कुछ और होता है। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अगर राज्य लोक सेवा आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है मुख्यमंत्री क्या होते हैं? राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं? राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं? तो आपको बताना है 23 रोजगार कार्यालय हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कभी कि राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने रोजगार कार्यालय हैं, तो आपको बताना है 23 रोजगार कार्यालय स्थापित हैं उत्तराखंड में। अगले पॉइंट की बात कर लें तो राज्य में RBI का क्षेत्रीय कार्यालय
कहाँ पर है, देहरादून में है, 30 जून 2006 को स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे पूछिए कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है देहरादून में। क्या बताना है, देहरादून में बताना है। प्रश्न क्या हो सकता है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर क्या देंगे आप, देहरादून में है। उसके अलावा राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कब बनाया गया, तो आपको बताना है 30 जून सन 2006 को। कब, 30 जून सन 2006 को क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया। राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं कितनी हैं, तो 1452। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल शाखाएं कितनी है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनकी कुल शाखाएं कितनी है उत्तराखंड राज्य में, तो उत्तराखंड में राज्य में उनकी शाखाएं 1452 हैं। तो ठीक है, आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं कितनी हैं, तो उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल शाखाएं 1452 हैं। ये जो डाटा है वो सांख्यिकी डायरी 2021-22 का उठाया गया है। राज्य में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं में सर्वाधिक शाखाएं किसकी हैं, तो एसबीआई की। हाँ, ये पूछे अगर आपसे ये कि राज्य में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं में सर्वाधिक शाखाएं किसकी है उत्तराखंड राज्य में, तो सर्वाधिक शाखाएं आपको बताना है एसबीआई की हैं उत्तराखंड राज्य में। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं कितनी हैं, तो 297 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं। राज्य में कुल जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है संख्या में 10 है। तो अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड राज्य में कुल जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है, 10 बताना है। राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं कितनी है, अगर आपसे ये पूछे कि राज्य में सहकारी बैंक की शाखाएं कितनी है, तो आपको बताना है 307। 307 पे टिक मार के चले आना है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि राज्य में अन्य निजी बैंक की शाखाएं कितनी है, तो आपको टिक मार देना है 373 में। तो इसका सही जवाब 373 हो जाएगा। तो राज्य में अन्य निजी बैंक की शाखाएं कितनी है, 373 है। राज्य में सभी प्रकार की कुल बैंक शाखाएं कितनी है, तो 2410 बैंक शाखाएं हैं कुल प्रकार की, सब मिला करके। बात करें राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले कौन से हैं, देहरादून और बागेश्वर। अगर आपसे पूछे कि राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं किस जिले में हैं, तो आपको बताना है देहरादून में। सबसे कम बैंक शाखाएं किस में है, तो आपको बताना है बागेश्वर में सबसे कम बैंक शाखाएं हैं। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाओं वाला जो जिला है वो देहरादून है, सबसे कम बैंक शाखाओं वाला जिला जो है वो बागेश्वर है। आगे बात करें तो राज्य में सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात प्रतिशत है। सभी बैंकों का समग्र ऋण जमा अनुपात कितना है, तो 41% है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ऊधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है और बागेश्वर और पौड़ी है, इसको याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात कर लें तो राज्य में अब तक कुल किसान क्रेडिट कार्ड कितने जारी किए जा चुके हैं, तो 5,94,622 क्या किए जा चुके हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य में बैंक अकाउंटधारी महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 80%। अकाउंट अगर बात कर लें बैंकों में अकाउंटधारी मतलब अकाउंटेंट जो महिलाएं होती हैं, अकाउंटेंट जो होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी 80% है। यानी कि 20% लोग ही वहाँ पे अकाउंटेंट हैं, जो काउंटर पे बैठते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं वो पुरुष 20% ही है, 80% महिलाएं ही हैं उत्तराखंड में। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रदेश में कुल राज्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो इतने राज्य कर्मचारियों की संख्या है। आगे बढ़िए। अब बात हो रही है किसकी, उद्योग की। तो इसमें क्या देखना है कि राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई जो होता है वो, तो ये उद्यम नीति लागू कब की गई थी, तो 31 जनवरी 2015 को एमएसएमई रूल्स लागू किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड हेतु 5 वर्षीय औद्योगिक विकास योजना चलाई गई थी कब, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक योजना चलाई गई थी। अगले पॉइंट की बात कर ले तो उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था संचालित है कब से, 21 दिसंबर सन 2015 से चालू है। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी कब, 15 अगस्त
2015 से शुरू किया गया था। प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इसको कह सकते हैं आप, तो 7-8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई थी, ये 22 फरवरी सन 2018 को प्रख्यापित की गई थी। अगला पॉइंट है, राज्य में 28/9/2018 से संचालित ग्रोथ सेंटर योजना के तहत फरवरी 2022 तक स्वीकृत ग्रोथ सेंटरों की संख्या कितनी हो गई? 112 हो गई। राज्य गठन के समय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई की कुल 14,163 इकाइयाँ थी, जो अब हो गई हैं कितना? 73,961, मतलब 14,000 से 73,000, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, देख लीजिए बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गई हैं। सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्योग वाले जिले कौन कौन से हैं? लघु मध्यम उद्योग वाले जिले, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग वाले जिले, मतलब कि एमएसएमई वाले जिले। तो उसकी अगर बात कर लें तो पहले तो सर्वाधिक की बात कर लें तो सर्वाधिक जो है हरिद्वार में एमएसएमई चल रहा है। सबसे कम एमएसएमई जो चल रहा है वो चंपावत में चल रहा है। तो एमएसएमई संचालित है अधिक से अधिक, सर्वाधिक संचालित है कहाँ पे? हरिद्वार में। अगर आपसे पूछे कि एमएसएमई वाला सर्वाधिक एमएसएमई वाला जिला आपको बताना है हरिद्वार। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे कम एमएसएमई वाला जिला कौन सा है, तो आपको बता देना है चंपावत। अगले पॉइंट की बात करें तो राज्य में कुल खादी ग्रामोद्योग इकाइयाँ कितनी हैं? 677 हैं। राज्य गठन के समय कुल 41 वृहद उद्योग थे, जबकि वर्तमान में कितने हो गए हैं? 329 वृहद उद्योग हो गए हैं। प्रदेश में कारखानों की संख्या कितनी है? तो 3002 प्रदेश में कारखानों की संख्या है। प्रदेश में संयुक्त स्कंध कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 1486 संयुक्त स्कंध कंपनियों की संख्या है। आगे बात कर लें तो राज्य में सर्वाधिक संयुक्त स्कंध कंपनियां कहाँ हैं? देहरादून में 660। तो देहरादून में सर्वाधिक संयुक्त स्कंध कंपनियां हैं। पश्चिम आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार राज्य में कुल कितने उद्यम हैं? तो 39,000, मतलब 3,94,179 उद्यम हैं। सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम उद्यम की कहाँ पे है? सर्वाधिक उद्यम हरिद्वार में है और सबसे कम उद्यम रुद्रप्रयाग में चल रहे हैं। अगले पॉइंट की बात कर लें तो सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में कुल हथकरघा या हस्तशिल्प उद्यम कितने हैं? तो 9,398। सष्टम आर्थिक गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम हस्तशिल्प उद्योग कहाँ है? तो सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम हरिद्वार में है और सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम वो टिहरी में स्थापित है। प्रदेश में हथकरघा बुनकर परिवारों की संख्या कितनी है? तो 12,545 है। प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार कहाँ पर है? तो ऊधम सिंह नगर में है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि उत्तराखंड प्रदेश में सर्वाधिक हथकरघा बुनकर परिवार कहाँ पर है, तो आपको बताना है ऊधम सिंह नगर में है। 2008 में राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन व रोपवे को दिया गया उद्योग का दर्जा, तो इनको उद्योग का दर्जा दिया गया है। राज्य के सभी वृहद उद्योग केवल 5 जिलों में हैं। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी, इन जिलों में वृहद उद्योग लगाए गए हैं। भारी मशीनरी, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता, खाद्य प्रसंस्करण आदि के उद्योग कहाँ पर हैं? ये सब देहरादून में हैं। आगे बात करें ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, भारी मशीनरीज, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र, प्लास्टिक्स, स्टील व कांच आदि के उद्योग कहाँ पर हैं? हरिद्वार में स्थापित हैं। आगे बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल्स, कागज, ऑटो कंपोनेंट्स, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक्स, कंटेनर,
बार निर्माण आदि के उद्योग ऊधम सिंह नगर में स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, बार निर्माण आदि के उद्योग पौड़ी में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़, एलपीजी, बॉटलिंग आदि के उद्योग नैनीताल में स्थापित हैं। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ पे? हल्द्वानी, नैनीताल में स्थित है। राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो कितने हैं? 2, एक तो पंतनगर, एक तो काशीपुर में है। राज्य में प्रस्तावित इनलैंड कंटेनर डिपो हरिद्वार में प्रस्तावित है, एक बनना है। राज्य में 2 रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स क्या है? राज्य में 2 रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर निर्माणाधीन है। कहाँ पे? कोटद्वार पौड़ी और हवालबाग अल्मोड़ा में ये निर्माणाधीन है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता है तलकोटा मंडी पिथौरागढ़ से, यहाँ से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता है। भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग व स्थान जो है वो, भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाला, तो उत्तराखंड जो योगदान निभाता है 0.74%। ये डाटा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य, जो भारत क्या करता है, विदेशों को जो निर्यात करता है, जो बिजनेस करता है विदेशों से, तो विदेशों को निर्यात किए जाने वाले माल में योगदान कितना है उत्तराखंड का? तो 0.74% है। और पूरे देश की बात कर लें तो पूरे देश में 18वां स्थान रखता है। पशु उत्पादन, वनस्पति उत्पादन, शहद, पशु व वनस्पति वसा, तैयार खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पादन, रासायनिक उत्पादन, प्लास्टिक एवं रबड़ का उत्पादन, खाल संबंधी उत्पादन, लकड़ी एवं लकड़ी का उत्पाद, वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद, परिवहन संबंधी उपकरण, रक्षा संबंधी उपकरण आदि हैं क्या? राज्य से की जाने वाली निर्यातक वस्तुएं हैं। तो ये वस्तुएं राज्य से निर्यात की जाती हैं। यहाँ पे क्या हो गया? हमारा स्लाइड क्या हो गया? समाप्त हो गया। सही टाइम पे 1 घंटा 1 मिनट हुआ है। हमारा स्लाइड क्या हो गया है? यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया है ये सब। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।